नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मैं एक इमोशनल नोट से शुरू कर रहा हूँ। इमोशनल नोट ये कि आपको बताऊँगा इस चैनल को शुरू करने के पीछे का मकसद क्या था, क्यों मेरे दिमाग में आया कि हम लोग डायबिटीज़ का एक चैनल शुरू करते हैं जिसमें लोगों को वो बातें बताएंगे जो शायद कई डॉक्टर आपको ना बताएं, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। वो अपने इंटरेस्ट्स के चलते, पैसा कमाने के चलते आपको सही सलाह कई बार नहीं देते। शुरुआत करता हूं। आज से 6-7 साल पहले मुझे डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ। मेरा HbA1c 10-11 के करीब था। चिंता की बात थी क्योंकि जीवन में उस वक्त कुछ स्ट्रेस चल रही थी। मैं उस वक्त डायबिटीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं रखता था, एक बेसिक नॉलेज रखता था। उसके बाद जैसे ही मैंने एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख दी और उन दवाइयों को मैंने कुछ समय के लिए खाया और उसके बाद एक और बड़े अस्पताल में गया, वहाँ से एडवाइस ली तो वहाँ से मेरा जो कॉम्बिनेशन था दवाइयों को बदल दिया गया। हालांकि वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, लेकिन दवाइयाँ खाने के बाद मुझे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। नो डाउट ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं ये कारगर होती हैं और तुरंत असर करती हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवा है जो ज़्यादातर लिखी जाती है और मेटफॉर्मिन बहुत पुरानी दवा है। इस दवा में ज़्यादा बदलाव भी नहीं हुए। हालांकि अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन या फिर जिस स्तर पर डायबिटीज़ पर रिसर्च हुई है उन्होंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को आगे किया है और ये कॉम्बिनेशंस सचमुच बहुत कारगर हैं और उतने साइड इफ़ेक्ट्स अब उनमें नहीं है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डायबिटीज़ के दवाएँ खाने से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। मैं आपको अपना किस्सा बता रहा था। मुझे ये महसूस होने लगा कि जो दवा मैं खा रहा हूँ उससे मुझे सबसे पहले तो मेरी मसल्स ही उनमें कुछ वीकनेस महसूस होने लगे। मैं चीज़ों को अच्छे से नहीं पकड़ पाता था और कई बार कंपन हो जाता था, और कंपन इतना ज़्यादा कि हाथ में कोई गिलास या दूसरी चीज़ पकड़नी तो उसे पकड़ने में भी दिक्कत होती थी। उसके बाद मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लगी। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और कभी कभी तो लूज मोशन भी इससे आ जाते हैं। तो इन दवाओं के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसलिए इन दवाओं का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। खैर, मेरी बैकग्राउंड नेचुरोपैथी की थी। मैंने नेचुरोपैथी में बैचलर डिग्री की हुई है और मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल भी हूँ। फिर एक रोज़ मन में आया कि ये जो दवा हम खाते हैं, चाहे वो सिर दर्द की दवा है, बुखार की दवा है, टांग दर्द की दवा, मस्कुलर पेन की दवा है या कुछ भी है, या डायबिटीज़ की दवा है, वो जाती कहाँ है? कुछ तो फिल्टर हो जाती होंगी, लेकिन कुछ का वजूद तो हमारे शरीर में रहता होगा। और अगर हम किसी दवा को लंबे समय के लिए खा रहे हैं तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो तो निश्चित तौर पर हमें परेशान करेगा। फिर तय किया गया कि भाई इस दवा को तो धीरे धीरे छोड़ना है। रोज़ मैं सुइयाँ प्रिक करता था, देखता था आज क्या हो गया और कल मेरा ब्लड शुगर कितना था, खाना खाने से पहले क्या था, फास्टिंग, और खाना खाने के बाद यानी पोस्ट प्रेंडियल क्या था। यही क्रम मेरे जीवन का चलने लगा। खैर, फिर जब मेरे दिमाग में यह आया कि भाई इस साइड इफ़ेक्ट से ज़रूर बचना चाहिए, उसके तरीके क्या है। उसका तरीका ये था कि धीरे धीरे आप डायबिटीज़ का प्रोटोकॉल समझो। डायबिटीज़ क्यों होती है, डायबिटीज़ को राजरोग क्यों कहते हैं, डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं, डायबिटीज़ से बचने के उपाय क्या हैं। जब आप इन चीज़ों को समझ लोगे तो आप इस बीमारी से छुटकारा पाने के तरीके भी निकालोगे। उसके बाद मैंने डायबिटीज़ की स्टडी की, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डायबिटोलॉजी में किया और मैं अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन या फिर इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन से भी सर्टिफाइड हूँ। डायबिटीज़ को अच्छी तरह से स्टडी किया और फिर खुद पर आजमाया। मैंने अपनी वॉक को तेज़ कर दिया। मैंने 4-5 हज़ार स्टेप्स से शुरू किया था और फिर 10,000, 20,000, 21,000, 25,000 स्टेप्स भी मैंने किए। खैर, ज़्यादा आपको एग्जर्शन नहीं करना है वरना आपकी शुगर गिर भी जाती है, आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है और इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, या आपकी नींद गायब हो सकती है, आपका दूसरे सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। रेगुलर कर दिया वॉक को। उसके बाद लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आया। मैं हर रोज़ ब्रेड खाता था और ब्रेड में लगा कि
उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ब्रेड के अंदर मैदा होता है। और फिर समझा कि ब्रेड मैं गलत खा रहा हूँ, तो ब्रेड को मैंने खाना बंद कर दिया। मल्टीग्रेन ब्रेड भी काफ़ी अरसे तक ट्राई किया, और लेकिन उसके बाद हरी सब्जियों पे ध्यान गया। ब्रोकली को लगातार खाया, और मैं हर रोज़ पालक खाता हूँ। और जब मेरी डायबिटीज़ चरम पर थी, यानी कि मेरा HbA1c बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो मेरी आंखों में भी दिक्कत आने लगी थी। मुझे आंखों से अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता था, और पढ़ने के लिए भी मुझे बाकायदा चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता था। खैर, चश्मे का इस्तेमाल मैं आज भी करता हूँ, लेकिन आंखों में जो एक झिल्ली सी नज़र आती थी, या आंखों में कुछ स्ट्रेन पड़ती थी, वो भी लगातार हरी सब्जियाँ खाने से दूर हो गई। खान पान में चेंज किया, लाइफस्टाइल में बदलाव लाए, समय पर सोना शुरू किया, और अगर आप लेट भी सोए तो भी अपनी नींद पूरी कर ली। और उसके बाद जो मैंने काम किया वो था माइंडफुलनेस को बढ़ाने का। स्ट्रेस भी डायबिटीज़ को बुरी तरह से बढ़ाती है। आप स्ट्रेस से जितना बचोगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। स्ट्रेस से बचने के लिए आप योगा करें, और योगा नहीं कर सकते तो आप वॉक पर चले जाएं। जब आप वॉक पे जाते हैं तो आपकी स्ट्रेस रिलीज़ होती है, आप खुद से बातें करते हो, और आपका जो हिपोकैम्पस है वो भी बड़ा होता है, आपकी मेमोरी सुधरती है, आपकी टेंशन गायब होती है, आप बहुत अच्छा महसूस करते हो, बड़ी एनर्जी, नई ऊर्जा का संचार आपके भीतर हो जाता है। ऐसा ही मैंने भी किया। धीरे 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 मैं हर रोज़ 1000 mg की गोली सुबह शाम खाता था। फिर मैं एक गोली पर आया, मैंने दिन में सिर्फ एक खानी शुरू की। 1000 के बाद मैंने खुद ही घटा दी, मैं 500 पे आ गया। और जब मैं 500 पर आ गया, फिर मैंने एक दिन छोड़कर दवा खानी शुरू की, क्योंकि और मैं अपना जो प्रोटोकॉल था और जो डायबिटीज़ को दूर करने के जो लाइफस्टाइल चेंजेस थे उनको भी अपनाता गया। चलिए, दवा कम होती गई और मैं ज़िंदगी में थोड़ी सी राहत महसूस करता गया, क्योंकि सुई प्रिक जब मैं उंगली से करता था तो मेरा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल था दोनों तरह का, वो दवा खाने के बाद भी उतना रहता, बिना दवा खाने के बाद भी उतना ही रहता था, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता था। हाँ, कभी कभी अगर कोई गड़बड़ी कर दी, थोड़ा सा मीठा खा लिया, वॉक पे नहीं गए, या फिर हैवी खाना खा लिया, हाई कैलोरी वाला, तो अगले दिन को महसूस होता था कि कुछ गड़बड़ है, लिथार्जी कुछ महसूस होती थी। फिर समझ में आ गया कि भाई डायबिटीज़ को आप नियंत्रित तो कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर आपको डायबिटीज़ हो गई तो उसे रिवर्स करना इतना संभव नहीं है। बस आपको उसका बचाव करना है। बचाव खाने पीने से कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में लाकर कर सकते हैं, शारीरिक श्रम से कर सकते हैं। तो ये तरीका मैंने अपनाया, और फिर मुझे अब कई साल हो गए, मैं कोई दवा नहीं खाता हूँ। लेकिन इसका एक मतलब नहीं कि अगर मैं दवा नहीं खा रहा हूँ तो जिन लोगों को क्रोनिक डायबिटीज़ है उनको सलाह दे रहा हूँ कि आप आज ही छोड़ दो। नहीं, आपको सबसे पहले प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। धीरे धीरे जब आपका HbA1c नॉर्मल हो जाए और आपकी जो डायबिटीज़ है वो नियंत्रण में रहे, और आप उसको बहुत ज़्यादा, जो चाहे वो इंसुलिन हो चाहे ब्लड ग्लूकोज हो, उसको स्पाइक आप ना होने दें, तो आप एक ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव था। मैंने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए और मेरी डायबिटीज़ नियंत्रण में आ गई। अब वीडियो के अंत में एक बार फिर से आपको कुछ सूत्र बताना चाहता हूं, जिन सूत्रों को अपनाकर आप डायबिटीज़ के खतरे से बच सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है, आपका ब्लड ग्लूकोज काफ़ी बढ़ा हुआ है, नियंत्रित नहीं हो रहा है, तो इन सूत्रों को, इन हैक्स को अपनाकर आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले, आप चिंता मुक्त जीवन जिएं, स्ट्रेस को दूर रखें, मेडिटेशन करें, योगा करें, और फिर करें शारीरिक श्रम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, वॉक करें। और पहले शुरुआत में हल्की हल्की वॉक करें, उसके बाद तेज़ तेज़ करें ताकि आपको पसीना आए। और वॉक करने के बाद लिफ्ट का इस्तेमाल मत करो दोस्तों, पैदल चढ़ो। जहाँ पे भी आपका घर है, सीढ़ी चढ़ने से कभी मत चूको। मैं 10 साल तक अपने दफ्तर की सीढ़ियाँ चढ़ता रहा। हालांकि मुझे लिफ्ट से थोड़ा फोबिया भी था, लेकिन उसका एक बेनिफिट रहा कि हमारे ऑफिस में 60-70 सीढ़ियाँ थी, और जब मैं 4-5 बार ऊपर चढ़ उतर लेता तो मेरी आधी मशक्कत उसी में हो जाती थी। दूसरा, अगर आप अपने लाइफ में मोबिलिटी नहीं ला सकते हैं तो आपकी डायबिटीज नहीं जाने वाली। एक चेयर पे मत बैठे रहो यार। अगर आप ऑफिस में भी बैठे हो तो आधे घंटे में उठ के चहलकदमी कर लो। खाना सुबह दोपहर शाम जब भी आप खा रहे हो, खाना खाने के बाद एकदम बिस्तर पे मत जाओ, टीवी मत देखो। अगर आपकी पत्नी इंतजार कर रही है आपको डांटने का, तो थोड़ा सा रुक जाओ, बच भी जाओगे। वॉक कर लो यार, इतनी देर 10-15 मिनट टहल लो।
इससे क्या होगा, आपके ग्लूकोज की मैनेजमेंट होगी, यानी कि खाना खाने के बाद जो कुछ भी आपने दिन भर खाया है उसके बाद जो भी शुगर बना है भीतर जाकर वो पच जाएगा, उसका डाइजेशन हो जाएगा, वो इतना तंग नहीं करेगा। तो इसलिए मोबिलिटी लाओ दोस्तों। और अगर आप कार से दफ्तर जाते हो तो रोक दो, कुछ दिनों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ। बस का इंतजार में जब आप खड़े रहोगे, खड़े खड़े भी आपका मेटाबॉलिज्म सही हो सकता है। जब आप बस में चढ़ोगे उतरोगे भीड़ में जाओगे तो भी आपको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आपकी मशक्क़त हो जाएगी। भले आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो कि आप दफ्तर में आपको बैठना ज़रूरी है, लेकिन थोड़े थोड़े इंटरवल पर थोड़े थोड़ी देर में उठ जाना, एक्टिव रहना बहुत अच्छा लगता है। तो एक और रूटीन आप बनाएं कि हर रोज़ भाई 10,000 स्टेप्स का टारगेट ज़रूर रखना है। 10,000 स्टेप्स एक बार में ना करें, ऐसी कोई भी फिटनेस ट्रेनर आपको सलाह नहीं देता, ना डायबिटीज़ के एक्सपर्ट देते हैं। इसको बांट लो, 3 बार कर लो। यानी कि अगर आपको टारगेट है आपका, WHO ने जो दिया है कि 140 मिनट आपको ज़रूर इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसको आप बांट लो। और हफ्ते में 7 दिन भी आपने इतनी मशक्क़त नहीं करनी, 3-4 दिन करो। उससे क्या होता है कि आपकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होती जाती है, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती जाती है, आपकी आई साइट इम्प्रूव होती है, आपका ब्लड ग्लूकोज इम्प्रूव होता है, स्पाइक नहीं होती। तो ये एक्टिविटी आप अपने जीवन में लाओ। दूसरा, खाना खाकर आप डायबिटीज़ को ठीक करो। गोली खाकर ही डायबिटीज़ ठीक नहीं होती, गोली खाना लाजमी नहीं है। गोली अगर आप खा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप राज रोग से पीड़ित ही रहना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो भाई ये तो डायबिटिक है, बड़े अंदाज में रहता होगा, बैठे बैठे रहता है, बैठे बैठे कमा लेता है। कमाते नहीं, आप कमाते हो, क्योंकि सेहत एक बार चली गई तो सब कुछ चला गया। सेहत है, जान है तो जहान है। तो दूसरी बड़ी बात कि आप डायबिटीज़ को गोली खाकर नहीं, सही खाना खाकर ठीक करो। अपनी प्लेट में जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है उसका फार्मूला है कि आपकी आधी प्लेट में नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, ऐसी वेजिटेबल्स जिसमें स्टार्च नहीं होती, और उनमें शामिल है, क्या है शामिल, टमाटर उसमें शामिल है, ब्रोकली उसमें शामिल है, फूल गोभी उसमें शामिल है, कैबेज आप ले सकते हो, और शिमला मिर्च आप ले सकते हो। ये नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं। और जिन सब्जियों को आपको नहीं खाना उनमें वही आ जाता है। आलू नहीं खाना है आपको, जिमीकंद नहीं खाना है आपको, या जिनसे मटर नहीं खाने, इनमें सब में स्टार्च होती है। स्टार्च से बचो यार। एक और हैक, समय पर खाना खाओ। बहुत ज़्यादा हैवी खाना मत खाओ। हैवी खाना खाओगे तो पैंक्रियाज पर लोड पड़ेगा, उसे इंसुलिन ज़्यादा पैदा करनी पड़ती है, क्योंकि वैसे ही आपकी जो इंसुलिन है वो रेसिस्टेंस है, आपकी इंसुलिन का इस्तेमाल तो नहीं होता। ज़्यादा खाओगे तो और प्रोड्यूस कर देगा। तो खाना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना। आपने खाने की जितनी भी चीज़ें हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स पहले चेक करो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा पैमाना है जिसमें आप ये नापते हैं कि कौन सा खाना खाना आपके लिए सही है या नहीं। 40-50 का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन खानों का होता है वो आपके लिए सही है। हैवी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना खाएं। खाने में भी बहुत सारे परिवर्तन आपको लाने होंगे। अगर आप रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाना बंद कर दो दोस्तों, उससे भी डायबिटीज़ होती है, क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। 70% तक स्टार्च होता है, और कुछ ऐसी गेहूं तो उसमें ज़्यादा भी हो सकता है, 80 तक भी जा सकता है। तो गेहूँ की रोटी अकेले मत खाएँ, उसको मल्टीग्रेन बनाएं, उसमें दूसरे ग्रेन्स आप मिला लें, जौ का आटा मिला दें, आप चने मिला लें, आप सोयाबीन मिला लें। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप अच्छा रोटी बनाना चाहते हैं तो उसमें आप पालक को ब्लांच करके उसमें डाल दीजिए, आप हेल्दी चीज़ें डाल दीजिए उसमें, मिसी रोटी बना लें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, डाइजेशन भी जल्दी होगा। अब आखिर में आपसे जो बात मैं साझा करना चाह रहा हूँ वो ये कि देखो, कोई भी डॉक्टर हो वो आपको गोली खिलाना चाहता है, क्योंकि उसने पढ़ाई गोली की कर रखी है। उसने वो स्टडी नहीं करी जिसमें यह बताया गया हो कि भैया गोली मत लिखो यार। इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को समाप्त करें, आपको एक बार फिर से समझा दूं कि डायबिटीज़ के नाम पर ठगी हो रही है। लोग आपका शोषण करना चाहते हैं, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं आपकी बीमारी के नाम पर। डॉक्टर जिसके पास आप जाते हो आपको एक एक करके गोलियां लिखता जाता है, क्योंकि भाई जो गोलियां वो लिखता है उस पर उसको कमीशन मिलती है। सरकारी डॉक्टर भी कमीशन खाते हैं, कई बार पकड़े गए हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। एक विशियस सर्कल है। चाहे कोई भी डॉक्टर हो, वो गोली जरूर लिखेगा, क्योंकि जब तक गोली नहीं बिकेगी उसका कमीशन नहीं मिलेगा।
इसलिए आप इस चीज़ को समझो, ये जो जहरीला सर्कल बना हुआ है, व्यापार जब ट्रीटमेंट में घुस गया है, जब उपचार में व्यापार घुस गया है, उसके बाद ना उन गोलियों से अच्छी तरह से कोई मरीज ठीक होता है, क्योंकि वो भी मिलावटी होती है, उसमें शुद्धता नहीं होती। और वैसे भी कोई भी दवाई कितनी मेहनत से बनाई गई, उसकी एफिकेसी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। जरूरी नहीं है कि जो गोली मेरे लिए ठीक बैठी आपके लिए भी ठीक बैठ जाएगी। तो आप इस खतरनाक सर्कल को समझो। डायबिटीज का इलाज बिना गोली के हो सकता है। जब आपको शुरुआत में पता चल जाए, जब आप शुरुआत में आप कुछ एक टेस्ट कर लें, होम IR टेस्ट कर लें, डायबिटीज का HbA1c टेस्ट कर लें, तो आपको पता चल जाएगा आपको डायबिटीज हो रही है, आप प्री डायबिटिक हैं। तो अगर आप प्री डायबिटिक है, पहले से अपना इलाज शुरू कर दो ना, खुद अपना इलाज शुरू करो। जो मैंने आपको तरीके बताए उनको फॉलो करो, आपको डायबिटीज नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। और डायबिटीज अगर प्रोग्रेस नहीं होगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टरों के चक्कर में पड़ोगे। अगर आपको प्री डायबिटीज वो गोली लिख देगा, मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास गया, उसने पहले दिन से मुझे गोलियां लिख दी। मुझे ये एडवाइस नहीं किया कि यार मंजीत, तू कुछ दिन बिना दवा के ये चीज़ें अपना ले, अगर तेरी डायबिटीज़ ठीक नहीं होगी तो हम तुझे दवा शुरू करेंगे। नहीं करते, जाओ पर्ची लिख देते हैं, लो भाई चले जाना, बाहर से मिल जाएगी, एक ढेर दवाइयों को आ जाएगा, 2-2 गोलियां, 3-3 गोलियां रोज खा रहे हो, तो अब एक महीने में दवा का ही बजट जो है 1000-1500 रुपये तो होता है बड़े मजे से। और मजे की बात यह है, सस्ती दवाइयाँ डॉक्टर लिखते ही नहीं। डॉक्टर वो दवा लिखते हैं जिसमें मोटा मुनाफा हो। अब डायबिटीज की एक गोली आपको 5 रुपए में भी मिल जाएगी, कुछ गोलियां 50 रुपए में भी मिलती है। और मजे की बात है कि मार्केट में अगर कोई सस्ता कॉम्बिनेशन आ भी गया तो लोग बेचते ही नहीं है बड़ी आसानी से, क्योंकि डॉक्टर उसको लिखते नहीं है। और जब डिमांड करना है नहीं जी, ये नहीं है, दूसरी है, आप ले लो। तो ये भैया धंधा है, डायबिटीज के नाम पे धंधा हो रहा है, इस धंधे से बचो। और इस वीडियो के बाद अगर आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाते हो, आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है, या फिर बहुत सारे वीडियोस जो 100 के करीब अभी तक इस चैनल पे मैं पब्लिश कर चुका हूँ, उनमें से अगर आपको कोई फ़ायदेमंद लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इतना तो बनता है, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे और वीडियोज़ को देखोगे। सब्सक्राइब करना ही ज़रूरी नहीं है, वीडियोज़ को पूरा देखें भी, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये वीडियो क्या था और इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। क्योंकि मैं तो आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ये जो जानकारी है निःशुल्क आपको दे रहा हूँ, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्चना है। जानकारी देने का मकसद, वीडियो चैनल चलाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको जानकारी मिले और आप बिना दवा के ठीक हो सको। मकसद यही है, क्योंकि देश में डायबिटीज़ के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। 10 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। आप इस नंबर को रोकने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले खुद पर आजमाओ। जब आप खुद पर आजमा के आपको लगे कि ठीक था और आप दवा ना खाकर भी ठीक हो गए, तो आप दूसरों को भी बताओ। दूसरों को बताओगे तो एक चेन बन जाएगी ना लोगों के ठीक होने की। कितना अच्छा लगेगा जब हमारे देश के ज़्यादातर नागरिक बिना दवा के स्वस्थ रहेंगे। दवा खाना कोई सोल्यूशन नहीं है। दवा क्यों खानी पड़ रही है, इसकी जड़ में जाओ और समझो, इसके बाद ही आप स्वस्थ रह सकते हो। इस वीडियो को लेकर अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप डायबिटीज़ से लेकर किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। सवाल पूछिए मुझसे, मैं उसका जवाब दूंगा, निःशुल्क जवाब दूंगा और प्रायोरिटी पर जवाब दूंगा। ये मेरा आपसे वायदा है। नमस्कार।